हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया था कि मैं किसी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं हूँ, तो मैं नोबल को स्किप बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं नोबल स्किप करूँगा तो बाकी में और मुझ में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। ये नोबल मैंने स्टार्ट की थी तो मैं इसे एंड करूँगा, वो भी पूरा एक्सप्लेन करके विदाउट स्किप किए। तो आप में से कोई भी अब मुझे ये कमेंट मत किया करो कि मैं नोवेल को स्किप कर दूं, मैं यहाँ 100 चैप्टर से एक्सप्लेन करूँ 200 चैप्टर से। मैं मेरा बेस्ट दे रहा हूँ गाइस। कहीं ना कहीं ये कुल मिला के मेरी ही गलती थी कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि BDTH की वॉल्यूम 2 भी है। मुझे इसे सरप्राइज ही रखना चाहिए था और इसके बाद एक साथ नोवेल एक्सप्लेन करते टाइम ही आपको बताता। बट ठीक है, काफ़ी सारे लोग BDTH की नोवेल को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैं किसी भी कंपटीशन का पार्ट नहीं हूँ, तो हम अपनी तरीके से नोवेल एक्सप्लेन करेंगे और आई होप कि आप सब सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट कर भी रहे हैं, तो यह बहुत अच्छा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किया हम अपना नोवेल स्टार्ट करते हैं, जो कि हमने पीछे छोड़ दिया था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियोयान और हॉल ऑफ सोल के बीच में फाइट हो रही थी। मैं उन्हें हॉल ऑफ सोल ही बोलूँगा, जिसपे जियोयान ने काफ़ी हैवी तरीके से थर्ड हॉल चीफ या थर्ड हॉल मास्टर को पीटा था। अगर आप लोगों ने वो फाइट और वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आप लोग को वो फाइट और पूरी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में गुयू जियान की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये बुरा नहीं था छोटे साथी। अगर तुमने एक अपने से पावरफुल वॉरियर को पीटा है तो ये पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है और इससे तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है। इसके बाद जियोयान और गुयू थोड़ी सी बात करते हैं और इसके बाद जियोयान अपनी आंखों को बंद करके उसी पिल को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसे अभी अभी जियोयान ने स्वैलो किया था। हालांकि जियोयान ने उस टाइम पे भी पिल को रिफाइन किया था, लेकिन वो बहुत कम टाइम था, जिसके कारण जियोयान पूरी तरीके से उस पिल को रिफाइन नहीं कर पाया था। और अभी भी जियोयान की बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैवी इंजरीज बनी हुई थी, और अगर जियोयान इन्हें जल्द से जल्द ठीक नहीं करता तो हो सकता है फ्यूचर में जियोयान के लिए और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती थी। कुछ घंटों बाद जियोयान अपनी बंद आंखों को खोलता है और अपनी बॉडी को मूवमेंट कराता है, लेकिन उसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। ये देखकर जियोयान के दिल में एक और थॉट आता है। इसके बाद जियोयान के हाथ में एक और TR9 की रिकवरी पिल दिखाई देती है, जिसे जियोयान फोर्सफुली फिर से स्वैलो कर लेता है और एक बार फिर से आंख बंद करके उसे रिफाइन करना स्टार्ट करता है। उसी टाइम पे सीन शिफ्ट होता है और हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जियोयान और थर्ड हॉल मास्टर ने फाइट की थी। वहाँ पे हरे कलर के कपड़े पहने हुए एक ओल्ड मैन खड़ा था, जो कि ऑब्वियसली युयान किंग ही था। जब युयान किंग उस जगह को देखता है जहाँ पे गड्ढे और ब्लड के निशान चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और इसके कुछ ही दिनों बाद युयान किंग आकाश में खड़ा होकर देखता है और कहता है, साथी जियोयान, मैं ओल्ड युयान किंग हूँ, मैं देर से आया हूँ। अगर तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में भी है तो मुझ पर विश्वास करो, मैं मेरी लाइफ और मेरी पूरी पावर को लगा दूंगा आपको फिर से वापस लाने के लिए। युयान किंग जैसे ही ये बोलता है कि जियोयान में जो जंगल में पिल को रिफाइन कर रहा होता है, अचानक से किसी अननोन रीजन के कारण छींकने लगता है। ये देखकर जियोयान स्माइल करते हुए कहता है, कौन मुझे याद कर रहा है? एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो जरूर आऊंगा और हॉल ऑफ सोल के मेंबर्स, मैं तुम सभी को सबक जरूर सिखाऊंगा। यहाँ पे हमें युआन किंग दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर के क्लाउड छाने लगे थे। इसका मतलब था कि वो कोई कसम या की प्रतिज्ञा लेने वाला था। हालांकि वो क्लाउड अभी अभी इकट्ठा हुए ही थे कि अचानक से किसी अननोन रीजन के साथ ही वो क्लाउड अपने आप ही बिखर जाते हैं और युआन किंग एक जगह की तरफ देखते हुए कई बार पलके झपकाता है और फिर उसी डायरेक्शन की तरफ उड़ने लगता है। इसके बाद हरा भरा जंगल दिखाया जाता है, जहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही थी और एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए लड़का ग्रीन कलर की चट्टान पे क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था, जो कि ऑब्वियसली अपना जियोयान ही था। जियोयान की आंखें इस टाइम पे बंद थी और उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला था। साथ ही साथ जियोयान यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले रहा था और नेचुरल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर रहा था। ये पोजीशन कुछ घंटों तक चलती है और इसके बाद जियोयान कुछ टाइम के ट्रेनिंग के बाद आखिरकार अपनी आंखों को खोल देता है। जियोयान की आंख खुलते ही आसपास के पेड़ तुरंत ही राख में बदल जाते हैं और इसके बाद जियोयान ठंडी स्माइल कर देता है, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स और पहले से बेहतर फील कर रहा था। जियोयान कहता है कि आधे महीने के अंदर ही मेरे शरीर की सारी चोटें ठीक हो गई हैं। तभी एक आवाज़ आती है कि आपकी फिजिकल बॉडी सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जो कि मेरी उम्मीद से पहले ही काफ़ी ज़्यादा है। अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति की हम बात करें तो उसे इतनी हैवी इंजरीज से उबरने के लिए कम से कम कुछ महीनों का टाइम तो ज़रूर लगता। इसके अलावा सबसे शॉकिंग चीज़ जो है वो है आपके बॉडी के अंदर ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन। ये सुनकर जियोयान स्माइल कर देता है, लेकिन जवाब नहीं देता। इतने लॉन्ग टाइम के बाद जियोयान को पहले ही गोयू की आदत अब हो चुकी थी, इसलिए वो उसकी बातों से अब घबराता नहीं था। और इसके बाद जियोयान भी कहता है कि हाँ हाँ, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मेरी चोटें इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जियोयान अपने हाथ में एक
पिल को लिए हुए देख रहा था, जो कि टीयर 9 की गोल्डन पिल थी और ये सबसे फास्ट रिकवरी पिल में सबसे तेज होने वाली थी। इसका यूज तब किया जाता था जब कोई काफ़ी हैवीली इंजर्ड हो जाता था, क्योंकि ये चोटों से काफ़ी ईजी तरीके से और काफ़ी फास्ट तरीके से रिकवर कराती थी। अदर पिल्स को जहाँ पे रिकवरी कराने के लिए 1 महीने या उससे ज़्यादा का टाइम लगता था, वहाँ इस पिल के लिए आधा महीना भी काफ़ी होता था। इसीलिए ये पिल काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जा सकती है, लेकिन इसमें एकमात्र डिसएडवांटेज ये होता है कि इस पिल का उपयोग तब नहीं किया जा सकता जब आप हैवी इंजर्ड हो, क्योंकि जब आप काफ़ी ज़्यादा हैवीली इंजर्ड हो जाते हैं तो आप इसे रिफाइन नहीं कर सकते। जियोयान ने भी स्टार्टिंग में कुछ ही पिल्स को रिफाइन किया था और उन्हें अपनी स्टोरेज रिंग में फ्यूचर के लिए रख लिया था, लेकिन जब जियोयान अब इसके बारे में सोचता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। आखिरकार जियोयान इस पिल को भी स्वैलो कर लेता है और फिर इसे भी रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। इसे रिफाइन करना जियोयान ने जैसे ही स्टार्ट किया था कि उसके बॉडी के आसपास रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है और जियोयान की आभा और पावर धीरे धीरे बढ़ती हुई महसूस होने लगती है। साथ ही साथ जियोयान की बॉडी भी थोड़ी थोड़ी सूज गई थी। अब तक जियोयान का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो गया था, माथे की नसें सिकुड़ चुकी थी और उसके चेहरे पे पसीने की कुछ बूंदें भी थी। वो रेड कलर की एनर्जी जैसे ही जियोयान की मेरिडियंस और नसों से टच होती है तो जियोयान की नसों को थोड़ा सा पेन होने लगता है, जो कि जियोयान को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। और जियोयान का ये रिफाइनमेंट कम से कम 12 घंटे तक चलता है, जब तक कि जियोयान की पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी। जियोयान के पूरे कपड़े भी पसीने से लथपथ हो चुके थे और उसके बॉडी से पूरी तरीके से चिपक चुके थे। हालांकि जियोयान ने जैसे इसे कम्प्लीटली रिफाइन किया था तो उसकी बॉडी की सभी हैविली इंजरीज ठीक हो गई थी और वो काफ़ी ज़्यादा थक कर पीछे की तरफ गिर जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। इसके बाद राइटर सीधा 1.5 महीना को गायब कर देता है और हमें सीन दिखाया जाता है 1.5 महीने बाद का, जहाँ पे जंगल में जियोयान अपने रिट्रीट में बैठा हुआ था और नेचुरल एनर्जी जियोयान के आसपास आकर उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही थी। आखिरकार 2 घंटे बाद जियोयान अपनी आंखों को खोलता है और अपने अंदर की पावरफुल डुईकुई को महसूस करने के बाद वो स्माइल कर देता है। अब तक थर्ड हॉल मास्टर और बाकी सभी लोगों के साथ फाइट करने के बाद जियोयान को जो भी चोटें लगी थी और जो भी प्रॉब्लम आई थी उन्हें पूरी तरीके से ठीक हुआ माना जा सकता था। हालांकि जियोयान की चोटें तो ठीक हो गई थी, लेकिन अभी भी उसे एक चीज़ का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा था और वो था जियोयान का हैवी जुआन रूलर, क्योंकि जियोयान के हैवी जुआन रूलर में अभी भी चोट के निशान थे, जो कि जियोयान को वही सीन याद दिला रहे थे। जियोयान अपने हाथ के फ्लिप करता है और उसके सामने हैवी जुआन रूलर अपेयर होता है। थर्ड हॉल मास्टर के एक पंच और एक पाम के अटैक के कारण हैवी जुआन रूलर की पूरी बॉडी में क्रैक्स आ गए थे। उसे देखने में बस यही लग रहा था कि कोई अगर इसे अपने हाथ से टच करेगा ये तुरंत ही भिसक कर गिर जाएगा। जियोयान उस हैवी जुआन रूलर के क्रैक्स को देखता है और उन्हें टच करते हुए वही पुराने दिन को याद करने लगता है जब टीचर यावलाओ ने उसे ये गिफ्ट किया था और इसी को लेकर वो पूरे ही डुईकुई कॉन्टिनेंट में घूमा था। और उन सभी को याद करके जियोयान अचानक से स्माइल करने लगता है। गुयू जियोयान को इस तरीके से देखकर चुपचाप सिर हिलाते हैं और अपने ही मन में सोच रहे होते हैं कि ये साथी सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आखिरकार इतनी बड़ी फाइट हो गई, लेकिन यह फिर भी अभी तक शांत है। और इसके बाद वो अपने दिल में बस यही कहते हैं कि ये लड़का सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हैवी जुआन रूलर जियोयान की स्लॉट का नाम है, आई थिंक कि आप सभी को पता होगा। थोड़ी देर तक हैवी जुआन रूलर को देखने के बाद जियोयान आखिरकार उसे अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रख लेता है। इसके बाद जियोयान अचानक से वहाँ से टेलीपोर्ट होकर 100 मील दूर एक माउंटेन के टॉप पर दिखाई देता है। जियोयान अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए था और साथ ही साथ उसकी स्पिरिचुअल पावर आगे की तरफ सभी दिशाओं में फैल जाती है। कुछ ही देर बाद जियोयान अचानक से आगे की तरफ बढ़ता है और 15 मिनट तक ट्रैवल करने के बाद कुछ 1000 माइल्स के आसपास के एरिया को जियोयान स्कैन कर लेता है और कहता है रैंक 7 के 9 मैजिकल बीस्ट, 16 रैंक 8 के मैजिकल बीस्ट, 39 रैंक 7 के मैजिकल बीस्ट, 100 प्लस रैंक 9 रैंक 6 के मैजिकल बीस्ट। ये सब वो मैजिकल बीस्ट थे जिन्हें जियोयान ने अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से स्कैन किया था। लेकिन जियोयान की स्पिरिचुअल पावर को फील करते ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दबाव फील करने लगते हैं और बिल्कुल भी बोलने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि जियोयान अचानक हवा में खड़े खड़े कुछ सोचता है, जिसके बाद उसके हाथ से अचानक ही हेवनली फ्लेम का ग्रुप उठने लगता है, जिसके साथ ही अचानक आसपास का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है और टेम्परेचर बढ़ने के कारण आसपास के पेड़ भी सूखने लगते हैं। जियोयान के एक ही थॉट के साथ हेवनली फ्लेम अजीब तरीके से रिएक्ट करती है और उसके अगले ही मूवमेंट में हमें मैजिकल बीस्ट दिखाए जाते हैं, जो कि बिना किसी मूवमेंट के काफ़ी सारे मॉन्स्टर कोर में चेंज हो जाते हैं और तुरंत ही राख में बदलकर वहां से पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद जियोयान के एक ही ऑर्डर पे हेवनली फ्लेम सारे मॉन्स्टर्स कोर्स को कवर कर लेती है और काफ़ी स्पीड के साथ उन्हें रिफाइन करके एक नेचुरल एनर्जी में चेंज करने लगती है।
कुछ ही देर बाद जियोयान के हाथ में वापस से हैवी जुआन रूलर स्लॉट दिखाई देती है। जियोयान उस मॉन्स्टर कोर की नेचुरल एनर्जी को हैवी जुआन रूलर स्लॉट के ऊपर भेज देता है। कुछ ही सेकंडों के अंदर वो एनर्जी पूरी तरीके से हैवी जुआन रूलर स्लॉट को कवर कर लेती है और धीरे धीरे हैवी जुआन रूलर स्लॉट की बॉडी को रिपेयर करने लगती है। हालांकि तभी सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है और हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है जो कि होती है, मैंने इसके बारे में सुना है, ये तो हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड है। ये वाकई में हैरान करने वाली बात है कि हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड एक बार फिर से अपेयर हुई है। यहाँ जब जियोयान हैवी जुआन रूलर स्वॉर्ड को रिपेयर कर रहा था तभी दूर ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए एक ह्यूमन फिगर अपेयर होती है जो कि जियोयान को देख रही होती है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रही होती है। वो तुरंत ही कहता है कि ऐसा लगता है कि हैवी जुआन रूलर स्लॉट के साथ कुछ हुआ है। क्या वो हैवी जुआन रूलर को रिपेयर करने के लिए हजारों मैजिकल बीस्ट के मॉन्स्टर को और उनके ब्लड की एनर्जी का यूज करने वाला है? क्या वो सच में इतना ज़्यादा भोला है? हैवी जुआन रूलर को वो इतनी आसानी से ठीक कैसे कर सकता है? लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे उस पर भरोसा करना होगा। वो ह्यूमन फिगर जियोयान को देख रहा होता है और खुद से ही ये सब बातें कर रहा होता है। कुछ घंटों के बाद वो पूरी एनर्जी अचानक से गायब हो जाती है, लेकिन उसे देखकर जियोयान बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि जियोयान ने सोचा था कि हैवी जुआन रूलर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, लेकिन वो तो 1% भी ठीक नहीं हुई थी। और इसके बाद जियोयान सैड होते हुए कहता है, फ्रेंड, इतनी देर तक देखने के बाद क्या तुम्हें बाहर आकर मुझसे मिलना नहीं चाहिए? क्योंकि जियोयान का ऑरा हर तरफ फैला हुआ था, इसीलिए जियोयान सब कुछ फील कर सकता था और उसने फील कर लिया था कि यहाँ पे जो ह्यूमन फिगर अपेयर हुई है वो 4 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल पर है। साथ ही साथ जियोयान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास होनी चाहिए। ऐसा यंग हाफ मार्शल एम्परर लेवल का एल्डर वास्तव में ऐसा पहला व्यक्ति था जिसे जियोयान ने एम्परर बनने के बाद देखा था। हालांकि जियोयान ने उसके ऑरे का पता तो लगा लिया था, लेकिन उस टाइम पे जियोयान अपने हैवी जुआन रूलर को रिपेयर कर रहा था, इसीलिए जियोयान ने कुछ भी नहीं कहा था। जियोयान की बात को सुनकर वो ह्यूमन फिगर भी स्माइल करते हुए जियोयान की तरफ देखती है और इसके बाद स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ, हैवी जुआन रूलर को रिपेयर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जब मैंने देखा कि आप हैवी जुआन रूलर को रिपेयर कर रहे हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर सका और बस इसे देखने के लिए एक पल के लिए रुक गया था। जियोयान उस व्यक्ति के शब्दों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करता है क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट थी, जिसके कारण जियोयान को वो दुश्मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। लेकिन जियोयान अभी भी बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि उसने सीधा ही हैवी जुआन रूलर के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। ये देखकर जियोयान को लगता है कुछ तो गड़बड़ है। आखिरकार थोड़ी देर बाद जियोयान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि आप पहले ही काफ़ी ज़्यादा देख चुके हैं, तो क्या अब आपको जाना नहीं चाहिए? ये सुनकर उस ह्यूमन फिगर के फेस इंप्रेशन थोड़ा सा चेंज होते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता और स्माइल करते हुए कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल। जियोयान अपनी बात को कंप्लीट कर ही पाता कि वो ह्यूमन फिगर अचानक से जंगलों की ओर चली जाती है और धीरे धीरे जियोयान की नज़रों से गायब हो जाती है। ये देखकर जियोयान भी वहाँ से गायब होता है और एक माउंटेन रेंज के ऊपर अपेयर होता है। जियोयान भी उसी आदमी का पीछा कर रहा होता है। जियोयान यहाँ पे उसी ह्यूमन फिगर का पीछा कर रहा था और उसी के पीछे पीछे जियोयान जंगल की तरफ जाने लगता है। इसी के बाद जंगल में हमें एक गुफा में टाइगर की तरह का एक बीस्ट दिखाया जाता है जो कि आराम से आंखें बंद करके सो रहा होता है कि तभी उसे एक पावरफुल ऑरा फील होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा था। यह मैजिकल बीस्ट जो कि रैंक 9 के पीक लेवल पर पहुंच चुका था, पहले ही 8 स्टार डूसेंग लेवल के वॉरियर के बराबर की स्ट्रेंथ में पहुंच गया था। जैसे ही वो इस पावरफुल ऑरे को फील करता है तो वो तुरंत ही उठता है और यहाँ वहाँ देखता है। ये देखने पर उसे पता चलता है कि ये ऑरा पहले ही उसके आगे निकल जा चुका है। ये देखकर वो आराम कर ही पाता कि अगले मूवमेंट पे उसे उससे भी ज़्यादा पावरफुल ऑरा फिर से फील होता है, जिसे देखकर वो इस बार तो काँप ही जाता है। हालांकि ये ऑरा उस टाइगर के ऑरा से तो पावरफुल था, लेकिन पिछली बार जो उसने ऑरा फील किया था उससे थोड़ा सा वीक था, लेकिन फिर भी टाइगर ने यहाँ पे थोड़ी सी भी मूवमेंट करने की हिम्मत नहीं की थी। वो ह्यूमन फिगर जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी, काफ़ी आगे तक जाने के बाद अचानक से रुकती है और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो जियोयान भी उसके 10,000 फीट पीछे लगा हुआ था। वो जियोयान की स्पीड को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो जियोयान की स्पीड को देखकर कहता है कि इसकी स्पीड कुछ ऐसी है जिसे मैं अपनी फुल पावर का यूज करके ही पकड़ सकता हूँ, लेकिन ये इसे इतनी आसानी से कैसे यूज कर पा रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा शौक दिखाई देता है और जियोयान को देखकर एक बार फिर से वो स्माइल कर देता है। इसके बाद वो कहता है कि ये मेरी पसंद के हिसाब से और भी ज़्यादा अधिक है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मैं सक्सेसफुल होने के लिए इसकी पावर को उधार लेने में सक्षम हो सकता हूँ। हालांकि वो ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी जियोयान की फिगर भी उसके सामने आ जाती है। ये देखकर वो ग्रीन कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर स्माइल करता है और कहता है,
फ्रेंड, आपकी स्पीड तो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा है। जब जियोयान ने उसे स्माइल करते हुए देखा तो जियोयान उससे कह देता है कि मेरे पास बस कुछ अपनी हिडन टेक्निक्स हैं। आखिरकार जब आप बाहर हो तो आपके पास बचने के लिए कोई ना कोई ट्रम्प कार्ड तो होना ही चाहिए। जियोयान के वर्ड सुनने के बाद वो आदमी ज़्यादा स्माइल नहीं करता है और जियोयान से कहता है आपके पास मेरे पीछे आने का कोई ना कोई रीज़न तो होना ही चाहिए। जिस पे जियोयान स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि आपके पास मेरे हैवी जुआन रूलर को हील करने का तरीका है, इसीलिए मैं आपका पीछा कर रहा था। ये सुनकर वो स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि ये मामला है तो चलिए पहले एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं, इसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। और इसके बाद वो जियान को ग्रीट करते हुए कहता है मेरा नाम लुओ जिन है। जिसके बाद जियान उसका नाम रिमेंबर करते हुए अपना नाम बताता है और कहता है मैं यान जियो हूँ। जियो यान लियोजिन से पूछता है कि आखिरकार अब हमें कब निकलना चाहिए। जियो यान की बात को सुनकर लियोजिन आसमान की तरफ देखता है तो अब तक शाम हो चुकी थी। ये देखकर जियो यान भी कुछ समझ जाता है और वो उससे पूछता है क्या ऐसा इसलिए क्योंकि अब रात हो चुकी है। जिस पे लियोजिन स्माइल करते हुए अपना सिर हिला देता है और बताता है ये क्लाउड सिल्टिंग वुल्फ नाइट है और इस टाइम पे वुल्फ पावरफुल होने के लिए मून की पावर को उधार ले सकता है और इसीलिए हमें रात में ट्रैवल करना सही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम उनसे फाइट करते हैं तो मुझे लगता है कि हम उनसे 100 एक्सचेंज भी नहीं टिक पाएंगे अगर हम पूरी पावर का यूज भी करते हैं तो। उसकी बात को सुनकर जियोन थोड़ा सा उदास होता है और फिर अपनी रिट्रीट में चला जाता है। लुओ जिन जियोयान को देखकर थोड़ा सा शौक होता है कि ये लड़का हर टाइम पे ही बस अपना रिट्रीट और कल्टीवेशन ही करता रहता है, ये कल्टीवेशन के लिए कितना ज़्यादा पागल है। और इसके बाद लुओ जिन भी अपनी आंखों को बंद करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को सभी जगह फैला देता है और जंगल से 2 खरगोश उसकी स्पिरिचुअल पावर से बंधे हुए वापस आ जाते हैं। इसके बाद हमें जंगल का नाइट का आइकॉनिक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सामने आग जल रही होती है और जियो यान और लियो जिन घास में बैठे हुए होते हैं। जियो यान और लियो जिन क्लास क्रॉस लेग करके बैठे हुए होते हैं और इससे आग के कारण उनका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा साइन कर रहा होता है। तभी लियोजिन मांस का एक पीस फाड़ते हुए जियोयान की तरफ देता है और कहता है शायद ये अच्छी तरीके से भुना नहीं है, मुझे उम्मीद है कि भाई जियोयान मुझे माफ कर देंगे। जिस पे इस्तेमाल करते हुए जियोयान उस पीस को अपने हाथ में ले लेता है। जियोयान जैसे ही उस पीस को काटता है तो अचानक ही उसके फेस इंप्रेशन थोड़े अजीब हो जाते हैं और वो एक भी वर्ड नहीं कहता। ये देखकर लियोजिन थोड़ा सा सोचता है कि कहीं जियोयान उस पर शक तो नहीं कर रहा और इसके बाद वो जियोयान को समझाता है कि भाई जियोयान मैंने इसमें पॉइजन नहीं डाला है, हम पहली बार मिले हैं तो मैं आपको नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ। जियोयान लुओजिन को काफी ज्यादा शौक तरीके से देख रहा होता है और इसके बाद लुओजिन को डांटते हुए कहता है तुमने कभी खाना नहीं बनाया क्या। जियोयान के ये वर्ड सुनते ही लियोजिन अपना चेहरा नीचे कर लेता है और अजीब तरीके से स्माइल करता है। ये देखकर जियोयान भी स्माइल करता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि लियोजिन को खाना बनाना नहीं आता। साथ ही साथ उसे सच में नहीं पता कि आखिरकार जंगल में सरवाइव कैसे किया जाता है। लियोजिन जब ये सोचता है कि जियोयान आखिरकार उसके बारे में क्या सोच रहा होगा तो वो थोड़ा सा एम्बेरस फील करने लगता है और इसके बाद जियोयान को समझाता है कि जब मैं पास्ट में कभी भी बाहर आता था तो पर्याप्त खाने की चीज़ों को लेकर आता था, इसीलिए मैंने कभी भी खाना नहीं बनाया। उसकी बात को सुनकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील करता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसकी बात पे वो हंसे या रोए। इसके बाद जियोयान अपनी स्पिरिचुअल पावर को चारों तरफ फैलाता है और जंगल से 2 मोटे ताजे खरगोश सामने उड़कर आ जाते हैं। ये साले दोनों भिखमंगे भुक्कड़ पूरे जंगल के खरगोशों को निपटा देंगे आज लगता है, अपने खाना खजाना की ट्रेनिंग के चक्कर में। जियोन काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ उन खरगोशों को पकाना स्टार्ट कर देता है और ग्रिल करना भी स्टार्ट कर देता है। लुओजिन जैसे ही उन खरगोशों को पकता हुआ देखता है तो उसकी भूख तो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद जियोयान से एक पीस पकड़ाता है जिसे देख कर लुओजिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए उसे गले लगाता है और फिर बड़े चाव से उसे खाने लगता है। ये देखकर जियोयान भी स्माइल करता है और इसके बाद वो अपना पेट पूजा कार्यक्रम संपन्न करते हैं और ये रात भी ऐसे ही बीत जाती है और अगले दिन की मॉर्निंग में हमें सुबह की सूरज की किरणें दिखाई जाती हैं जहाँ पे हमें वो दोनों क्रॉस लेग करके बैठाए दिखाई देते हैं। वे भी सूरज की रोशनी के साथ ही अपनी आंखों को खोल देते हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर जंगल की गहराइयों की तरफ उड़ जाते हैं। वे दोनों इस समय जंगल में एक साथ ही ट्रेवल कर रहे थे और अब तक वे दोनों अच्छी तरीके से एक दोस्त की तरह ही एक दूसरे को ट्रीट कर रहे थे जैसे कि वो एक दोनों को कई सालों से ही जान रहे हो। उड़ते हुए जियोयान लुओजिन से पूछता है मुझे क्लाउड स्लिप टीम वुल्फ के लिए और कुछ बताइए। जिस पे लियोजिन जियोयान को काफ़ी सारी चीज़ें बताता है और बताता है कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, साथ ही साथ इनकी जो फिजिकल बॉडी होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है और 3 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के वॉरियर को मारने के लिए पर्याप्त होती है और वो इस माउंटेन रेंज के सबसे गहरे हिस्से में होते हैं।
इसके बाद वो बताता है जियोयान को कि तुम्हारी हैवी जोआन रूलर स्लॉट को ठीक करने का रास्ता मुझे पता है, और वो है मेट्रॉइड का मिस्टीरियस आयरन। और मुझे ये भी पता है कि वो कहाँ पर मिलेगा। ये हमें उसी बुल्फ ट्राइब पर मिलेगा, लेकिन वहाँ पे जो इसकी सेफ्टी कर रहा है उसकी पावर 8 स्टार हाफ मार्शल एम्परर के तौर पर है, और वो मैजिकल बिस्ट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी है। तो जियोन कहता है कि भाई लुओ, क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है? जब हम दोनों क्लाउड स्लिफ्टिंग बुल्फ से मिलेंगे तो उसके साथ हम कैसे लड़ेंगे? मुझे तो अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि ये खतरनाक होगा। ये सुनकर लियोजिन स्माइल कर देता है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी दिखाया जा रहा होता है। और इसके बाद वो स्माइल करते हुए जवाब देता है, हाँ हाँ मैंने सोच रखा है, वरना हम दोनों की पावर को देखते हुए उससे निपटना सच में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। ये सुनकर जियोन एक्साइटेड होते हुए पूछता है कि भाई लुओ, क्या आप मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे, ताकि हम लोग एक साथ इस पर वर्क कर पाए? ये सुनकर लियोजिन स्माइल करते हुए जियान को बताना कंटिन्यू करता है। वो जियान को बताता है कि ये बुल्फ मून की लाइट में तो पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन ये सूरज की रोशनी से बेहद डरते हैं। हम दोनों मिलकर इसे गुफा से बाहर निकालने के लिए काम करेंगे, और एक बार जब ये गुफा से बाहर आ जाएगा तो आप उस गुफा को, उस टनल को बंद कर दीजिएगा, और मैं अपने डू स्किल्स का यूज करके सनलाइट को इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर दूंगा, जिसके कारण ये हैविली इंजर्ड हो जाएगा। मैं इसके साथ फाइट करके इसे अपने साथ बिजी रखूंगा। उस टाइम पे आपको उस टनल के अंदर जाकर वहां से जो भी एशियंट चीजें मिले और पावरफुल चीजें उन्हें अपने साथ लेके आना चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत हम दोनों को ही है। जिस पे जियोयान एग्री हो जाता है और सिर हिलाते हुए पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि ब्रदर लुओ को क्या चाहिए है, ताकि मुझे वो लेने में आसानी हो सके और मैं उसे आपके लिए ला सकूं। जिस पे वो जियोयान को बताता है कि मुझे हेवन इंपीरियल जेड एसेंस चाहिए है, जो कि एक हरे नीली स्पिरिट स्टोन होगा, और उस जगह पर एक हेवन इंपीरियल फ्लावर भी उगा होगा। उसे एक हाई लेवल की मेडिसिनल पिल में रिफाइन किया जा सकता है, और वो आपकी कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। मुझे उम्मीद है कि आप हेवन इंपीरियल जेड एसेंस को प्राप्त करने में मेरी मदद ज़रूर करेंगे। अगर आप मुझे ये दे देते हैं तो भाई जियोयान का मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान होगा, जिसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद दूंगा। और इसके बाद वो जियोयान की तरफ देखते हुए अपने हाथों को जोड़ता है और ग्रीट करता है। उसकी बात को सुनकर जियोयान चुपचाप अपने दिल में सिर हिला देता है और कहता है, लुओ जिन सच में कितना ज़्यादा ईमानदार है। जियोयान उसके साथ काम करने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा था। इसके अलावा इतने कम समय की बातचीत के साथ ही साथ वो जियोयान से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर हो गया था, और जियोयान ने अब तक अंदाज़ा लगा लिया था कि लुओ जिन किसी पावरफुल सेक्ट से बिलोंग करना चाहिए। कुल मिला के हम ये कह सकते थे कि लुओ जिन का जियोयान पर अच्छा इफेक्ट पड़ा था। जिसके बाद जियोयान भी उसे ग्रीट करता है और वापस से अपनी जर्नी को वो कंटिन्यू करते हैं। तभी जियोयान को एक आवाज़ आती है कि ये छोटा साथी सरल नहीं है। ये वॉइस एल्डर गुयू की होती है। ये सुनकर जियोयान की आंखें चमकती हैं, और वो एल्डर गू से पूछता है कि आपका इससे क्या मतलब है? क्या आपका कहने का मतलब ये है कि ये मुझे धोखा दे सकता है? गुयू की बात को सुनकर जियोयान थोड़ा सा हिल गया था, और वो काफ़ी ज़्यादा डरते हुए गुयू से ये पूछता है। जिस पे एल्डर गुयू भी स्माइल करते हुए कहते हैं, मुझे नहीं पता कि इस छोटे साथी के साथ कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन वो जो चाहता है वो कोई नॉर्मल थिंग नहीं है। जिस पे जियोयान अपनी भौहों को उठाते हुए एक बार फिर से एल्डर गू से पूछता है कि एल्डर गू, क्या आपका मतलब उस हेवनली जेड एसेंस से है जो वो चाहता है? जिस पे एल्डर कहते हैं हाँ। इसके बाद जियोन कुछ पूछने ही वाला था कि तभी एल्डर गू उसे जल्दबाजी में बताने लगते हैं, हेवनली जेड एसेंस पूरी तरीके से नेचुरल एनर्जी से भरा हुआ होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्योर नेचुरल एनर्जी होती है। अगर कोई इसे रिफाइन करके अब्जॉर्ब करता है तो उसकी पावर 100% बढ़ जाएगी, और ये आपके जैसे हाफ एम्परर लेवल के वॉरियर के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और फ़ायदेमंद होनी चाहिए। अगर आप इस हेवनली जेड एसेंस का यूज करते हैं तो आपकी ताकत निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। जियोयान ये बात सुनकर चौंक जाता है। उसे तो लग रहा था कि लुओ जिन ने उसे हेवनली जेड एसेंस फ्लावर के बारे में सब कुछ बता दिया है। उसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि लुओ जिन ने उससे इतनी बड़ी बात को छुपाया होगा। तभी गुयू बताते हैं, हालांकि हेवन जेड एसेंस की इफेक्टिवनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि आप कितनी ज़्यादा नेचुरल एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। एल्डर गू जियोयान को बताते हैं कि आमतौर पर हेवनली जेड एसेंस 1000 साल से अधिक पुराना होता है, और इसकी पावर आपके 2 लेवल्स को ऊपर बढ़ा सकती है। इसीलिए मुझे विश्वास है कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जिस पे जियोयान अपना सिर हिला देता है और इसके बाद कहता है कि मैं उसके लिए हेवनली जेड एसेंस को जरूर ढूंढूंगा, और इस तरह इसे मेटोराइट मिस्टीरियस आयरन के लिए एहसान को चुकाने के रूप में माना जा सकता है। गुयू जियोयान की बात को सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि जियोयान इतनी बड़ी चीज को किसी दूसरे को देने के लिए रेडी था।
इसके बाद वो जियोयान के बारे में अपने दिल में सोचते हैं और जियोयान की तारीफ करने लगते हैं। वो बस यही सोच रहे होते हैं कि ये छोटा साथी कितना ज़्यादा अच्छा है, ये दूसरों के लिए उनके एहसानों को चुकाने के लिए हमेशा रेडी रहता है और छोटे मोटे प्रॉफिट्स का इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और यूनिक बनाता है इस छोटे साथी को। टाइम तेजी से बीत जाता है और वो दोनों लियांजुन माउंटेन वैली में पहुंच जाते हैं और इसके बाद उस माउंटेन वैली के डीप एरिया में बढ़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस माउंटेन रेंज के अंदर एंटर हुए थे कि तभी अचानक इस माउंटेन रेंज के डीपेस्ट एरिया की एक केव में एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए ह्यूमन फिगर अपनी आंखें खोलती है और उसी तरफ देखती है जहाँ पे जियोयान और लियांजिन आ रहे थे। वो थोड़ा सा अपने फेस इंप्रेशन को चेंज करता है और इसके बाद धीरे से सूंघना शुरू करता है और कहता है ये सही है। इसके बाद वो खुद से कहता है 2 स्टार हाफ एम्परर और 4 स्टार हाफ एम्परर। अपनी इतनी सी ताकत के साथ वे दोनों वास्तव में मेरे एरिया में घुसने की हिम्मत करते हैं, क्या वो दोनों जीना नहीं चाहते? इसके बाद वो चुपचाप फिर से ज़मीन पर बैठ जाता है और जियोयान और लियोजिन का इंतज़ार करने लगता है। कुछ ही देर के बाद जियोयान और लियोजिन उस बड़ी सी केव के एंट्रेंस गेट के सामने खड़े होते हैं और उसके एंट्रेंस गेट को देख रहे होते हैं। ये गुफा का इंटीरियर पूरी तरीके से काला था और अंदर बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था, जिसके अंदर सूरज की रोशनी का नाम और निशान भी नहीं था। जियोयान और लियोजिन को पता था कि जब तक वे दोनों उस गुफा के अंदर एंटर नहीं होंगे तब तक वो पता लगा ही नहीं पाएंगे कि आखिरकार गुफा के अंदर क्या हो रहा है। इसीलिए वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते और उस डार्क ब्लैक केव के अंदर तेजी से अंदर चले जाते हैं। और जस्ट उसी टाइम पे गुफा के अंदर वो ह्यूमन फिगर भी अचानक अपनी आंखें खोलता है और तेजी से गर्जना करता है। उस रोर से पूरा पहाड़ अचानक हिल जाता है और चारों तरफ वाइल्ड एनर्जी फैल जाती है। साथ ही साथ ये वॉइस जियोयान और लियोजिन के कान में भी पहुंच गई थी। वो दोनों इस वॉइस को सुनकर अचानक से काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, हालांकि वो दोनों नॉर्मल लोग नहीं थे। तभी जियोयान भी अपनी सील को चेंज करते हुए एक अटैक करता है, जो कि जियोयान का स्पिरिचुअल अटैक येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर होता है। जियोयान की आवाज़ आते ही अचानक से उसकी आवाज़ बंद हो जाती है और इसके बाद गुफा के अंदर का वो ह्यूमन जियोयान की आवाज़ को सुनता है तो और भी ज़्यादा नाराज़ होने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखाई देता है। आखिरकार वो इस पूरे माउंटेन का रूलर था, वो किसी और की एंट्री और किसी और के अटैक को यहाँ कैसे बर्दाश्त कर सकता था। इसीलिए जियोयान की उस वॉइस ने उसे और भी ज़्यादा गुस्से में ला दिया था। वो मैजिकल बीस्ट तेजी से अपनी जगह से गायब होकर जियोयान और लियोजिन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पे लियोजिन भी अपने आप को कंट्रोल में करता है और इसके बाद जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है, भाई जियोयान आप सच में पावरफुल हैं। क्लाउड शिफ्टिंग वुल्फ का डोंग माउंटेन रोर बेहद पावरफुल होता है, यहाँ तक कि इक्वली लेवल के एल्डर्स भी इससे निपटने के लिए काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और अगर इसका यूज नज़दीक से किया जाए तो ये किसी की जान भी ले सकता है। मैंने नहीं सोचा था कि आपके एक ही अटैक में इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। आप सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुनते ही जियोयान काफ़ी ज़्यादा शौक होता है और इसके बाद कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल सा मैटर था। तभी अचानक अंदर से एक आवाज़ आती है कि कौन बदमाश है जो कि मेरी माउंटेन रेंज में आकर मुझे उकसाने की हिम्मत कर रहा है, मैं आज उसकी जान ले लूँगा। तो इसी के साथ मैं ये एपिसोड भी यहीं पर एंड करता हूँ। हो सकता है कि एपिसोड के अंदर आपको 5 से 6 प्रकार की आवाज़ें मिली हो, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है। मैं गर्म पानी पी के वीडियो बना रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था 6:30 बजे के आसपास और अभी 10:11 पे ये वीडियो मैंने कंप्लीट किया है। तो आप सोच सकते हो कि मेरी हालत कैसी हो गई है। और मैं बस अब यही कह सकता हूँ कि अगर मैं इस हालत में भी वीडियो बना रहा हूँ तो इससे बुरी हालत तो मेरी लाइफ में अब कभी नहीं होने वाली। तो चलिए गुड नाइट। अगर मॉर्निंग तक बोलने के लायक रहा तो वीडियो ज़रूर आएगा, क्योंकि आवाज़ नहीं निकल रही है गाइस। तो गुड नाइट, वेरी वेरी गुड नाइट। मैं मिलता हूँ आपसे मॉर्निंग पे।